अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ने के लिए दोबारा से अहल हो गए हैं। और ये मैं खबर खाली नवाज शरीफ साहब के हवाले से इसलिए दे रही हूँ कि ताहयात नाअहली केस का जो फैसला जिसका बहुत इंतजार था हम सबको, उसके लिए ज़्यादा जो तवज्जो थी लोगों की वो इसी हवाले से थी कि क्या मियाँ साहब इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला जो है उसको रिकन्सिडर किया है और ये कहा है कि किसी भी शख्स को ताहयात नाअहल नहीं कहा जा सकता या करार दिया जा सकता। अब उसके बाद ऑफकोर्स इलेक्शन एक्ट के अंदर क्योंकि तरमीम ऑलरेडी हो चुकी है तो मैक्सिमम 5 इयर्स की लिमिट जो है वो फिर हम ये समझ सकते हैं कि अगर किसी की डिस्क्वालिफिकेशन होनी भी है तो वो सिर्फ 5 साल के लिए होनी है। कुछ आज के इस प्रोग्राम में इसके हवाले से बात करेंगे। एट द सेम टाइम बात करेंगे जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो एक केस की आज समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वहां पर जो मामलात रहे उसको लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुसलसल हम देख रहे हैं कि ये शिकायत की जा रही है कि जो नॉमिनेशन पेपर्स को लेकर और रिजेक्शन जो हुई है, जो रेट है रिजेक्शन का वो बहुत ज्यादा है। तो उसको लेकर भी आज ऐसा लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील जब भी अपना ऐसा कोई मुद्दा लेकर कोर्ट में जाते हैं सबसे पहले उनकी अपनी ही तैयारी मुकम्मल नहीं होती। ऐसा क्यों होता है, कुछ इस इशू पर भी बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी रिजेक्शन को लेकर जो है वो अपनी एक रिपोर्ट, अपना एक जवाब जो है वो जमा करवाया है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अजहर सिद्दीक साहब ने हमें ज्वाइन किया, माहिर कानून है आप। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो ताहयात नाअहली फैसला हमने देखा कि आ गया है, सर कैसे इस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि इर्रिस्पेक्टिव के इसका फौरी फायदा किसको होना है, ताहयात नाअहली बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है, इंसानी बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है ही नहीं, और खिलाफ वर्जी कोई हमने नहीं बनाई थी। आर्टिकल 62(1)(f जो है वो पार्लियामान ने डाला था और 18वीं तरमीम के जरिए डाला गया था। और इन सब चीजों को सामने रख के जस्टिस याह्या अफरीदी का बेहतरीन नोट है, उन्होंने कहा वो डेक्लेरेशन जब तक खत्म नहीं होती, यानी नवाज शरीफ ने झूठ बोला और जब तक वो कौम से माफी नहीं मांगते, तौबा ताइब नहीं करते, ये बात तो सुप्रीम कोर्ट भी कहती है लेकिन उन्होंने तौबा ताइब तो की नहीं है। तो इस चीज को अगर आप सामने रख कर देखते हैं तो मैं तो आज भी ये समझता हूं कि वो नातायात नाअहली अपनी जगह पर मौजूद है। जब तक उसको सुप्रीम को, जब तक जो पार्लियामान है उसमें तरमीम नहीं करती है, सेक्शन 232 जिसने इस नाअहली को 5 साल तक, यानी जब ताहयात नाअहली तो 5 साल तक क्यों, एक सवाल है ना, फिर 5 साल तक क्यों। और सुप्रीम कोर्ट वैसे आप आर्टिकल 62 का हवाला दे रहे हैं, 62-63 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये तो ज़ियाउल हक ने जो है वो डाली थी आइन के अंदर। और बहुत से लोगों की, आपको पता है कि इन दोनों शिकों के हवाले से ये राय है कि इनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए या सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं फिर भी आपसे ये सवाल जरूर पूछूंगी कि अगर आपका यही मौक़िफ़ है जो अभी आपने दिया है, आप लोगों ने सर इलेक्शन एक्ट में जब तरमीम हुई थी उसको चैलेंज क्यों नहीं किया? आपको नहीं लगता कि फिर उस वक्त आप लोगों को चैलेंज करना चाहिए था? उसकी मैं देखिए, एक तो बड़ी वाज़ेह वजह है कि उस पार्लियामान में हमारे इस्तीफे वाला मामला चल रहा था, और इस्तीफे जो है जब लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि इस्तीफे खत्म हो के हमें वहां बैठने नहीं दिया गया, और सेक्शन 232 का मैं अभी आपके सामने ऐलान कर रहा हूं कि हम उसको चैलेंज कर रहे हैं, सेक्शन 232 को, कि जो 5 साल की नाअहली जो रिस्ट्रिक्ट की है वो इस पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं था, वो इख्तियार था हमारी अपना लेजिस्लेटिव असेंबली का जो आइन साज है 2/3 अक्सरियत के साथ। तो जो भी ये तरमीम और खास तौर पर जो फैसला है, यानी इस फैसले ने तो एक नई जोहद लिख दी है, यानी पाकिस्तानी जुडिशरी की जो पुरानी तारीख चली आ रही है। और ये ज़ियाउल्लाह का इशू नहीं है, हम क्यों इसको ज़ियाउल्लाह को डिक्टेटर का इशू बनाए बैठे हैं? नहीं है सर, किसने डाला था 62-63 का आइन के अंदर सर? देखें जी, 62(1)(f जो इंट्रोडक्शन जो जिस किसी ने भी किया है, वो फर्ज करे ज़ियाउल्लाह ने भी किया, मान ले उसने भी किया है, लेकिन 18वीं तरमीम में मुस्लिम लीग नून मौजूद थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद थी, इन सारी सियासी जमातों ने 62(1)(f को जिला बख्शी और गलत नहीं किया। पूरी दुनिया के अंदर सोसाइटी। वैसे अब आप खुद भी सियासतदान हो गए हैं क्योंकि आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, आपको अंदाजा है इस बात का ना कि ये तलवार आज उनके सर पे गिर सकती है, अगर तो कल को आपके सर पे गिर सकती है, आपके कायद के सर पर तो अभी भी गिर सकती है, उनको अभी भी किसी केस के अंदर ताहयात नाअहल अगर करार दे दिया जाता है तो कि ताहयात नाअहली का जो कॉन्सेप्ट है, आपको एज ए पॉलिटिशियन ऑल्सो नहीं लगता कि ठीक है, मतलब इट शुड बी डन अवे विद? जो सजा थी 5 साल नाअहली की वो भुगत ली है ना जिन को नाअहल किया गया था उन्होंने। मेरा नुक्ता नजर देखिए, अब सिंपल सी बात है, नैब के कवानीन में आ जाए, करप्शन में आपको जब सजा होती है तो पहले आप सजा भुगतते हैं, उस सजा के बाद 10 साल बाद नाअहली चलती है, वो तो 20-20 साल चलती है नाअहली। किसने कह दिया? ये जो 5 साल का अपने हवाई बात तौर पर बात आ गए,
मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं करता। नहीं, मैं 5 साल की नहीं, मैं सालों की लिमिटेशन की बात नहीं कर रही, मैं लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन पर सवाल कर रही हूँ। उसकी एक मैं वजह बता रहा हूँ आपको। वजह क्या है कि पार्लियामेंटेरियन का जो सबसे हाई मॉरल स्टैंडर्ड है वो सच्चा और ईमानदार होना चाहिए। एक आदमी सच्चा और ईमानदार है नहीं, आप कहें जी 5 साल की सजा भुगत के सच्चा और ईमानदार हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, पूरी दुनिया के अंदर सोसाइटल वैल्यूज है, तो हमारे यहाँ भी सोसाइटल वैल्यूज है ना, तो इस सोसाइटल वैल्यूज को माना जाए। और उस सोसाइटल वैल्यूज अगर चाहते भी हैं तो पार्लियामान इसमें तरमीम, जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि सेक्शन 232 किसी ने चैलेंज नहीं किया, तो उन्हें चाहिए था ना कि सेक्शन 232 के या तो उसको साथ टेकअप करते, इकट्ठा टेकअप करते तो फिर बात थी, लेकिन उन्होंने इसको इकट्ठे टेकअप नहीं किया, ये बात भी है। तो हम मैंने जैसे आपको बताया ना कि सेक्शन 232 उसको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इसी तरह इस फैसले के अगेंस्ट भी हम अपील दायर करेंगे। बिल्कुल ठीक है, जो आप बेसिकली आज का फैसला जो है उसको चैलेंज करें, आप वो 200 जी आप वो 232 की भी जो बात कर रहे हैं वो कोई लेके जाता है तो अदालत उसको सुनती ना। सर अच्छा, ये जो कागजात है नामजदगी मुस्तरद होने वाला मामला है, सर आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आप लोगों का जो मौक़िफ़ है, इलेक्शन कमीशन ने तो सर उसको मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया है। वो कहते हैं जी 76% जो है वो नॉमिनेशन पेपर्स की एक्सेप्टेंस रेट है, बल्कि आज तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी दौरान समाअत कहा कि आप क्या चाहते हैं कि 100% नॉमिनेशन पेपर्स का एक्सेप्टेंस रेट हो जाए। वो तो किसी पार्टी के साथ भी ऐसा नहीं होता। देखिए, आप चीफ जस्टिस साहब ने शायद हकायक सामने नहीं रखे ना, वो हवाई बातों पे जवाब दे रहे हैं ना। देखिए, 2 तरह की समातें हो रही हैं हमारी अदालतों में। एक है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बाकी सियासी जमातों की जो हेयरिंग हो रही है, हमें तो बड़ा स्ट्रिक्ट टेस्ट का डाला जाता है कि एक चीज साबित, भाई हमने कहा साबित करनी है, बड़ा आसान था। यानी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 1000 से ज्यादा अपीलें फाइल की गई हैं, मैं खुद पेश हो रहा हूँ। उसके अलावा मुख्तलिफ बेंचेस पे अपीलें फाइल हुई हैं। ये जो 76 का तनासुब का, ये भी गलत कहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो पहली तो बात है नॉमिनेशन पेपर दाखिल नहीं करने दिए गए, अगर दाखिल किए गए हैं तो उस पर एतराजा सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्यों, उनके कैंडिडेट के ऊपर क्यों? इसका सवाल का जवाब चीफ जस्टिस साहब के पास भी होगा। अगर वो डाटा मंगवा लेते, मुतलका हाई कोर्ट से डाटा मंगवा लेते, तो एक चीज सामने आ जाएगी। सर लेकिन आपको नहीं लगता कि वो डेटा जो है वो आपके अपने वकील के पास मौजूद होना चाहिए था, उनकी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए थी? ये जो बातें आप मुझे बता रहे हैं, ये बातें खोसा साहब क्यों नहीं बता सके अदालत को? बल्कि जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर ने तो सवाल भी किया जी कि आपका अपना कोई इलेक्शन सेल नहीं है, आप लोगों ने अपना कोई स्टैट्स जमा करने का मैकेनिज्म नहीं बनाया, आपसे जो भी चीज पूछते हैं आपके पास मौजूद नहीं होती। मैं हैरान होता हूँ हमारी क्या सियासी जमातें इस तरह का डाटा बनाती है? ये सारा ऑफिशियल डाटा अवेलेबल होता है इलेक्शन कमीशन के पास या मुतल्लिका हाई कोर्ट के पास। क्या देर लग रही थी? नहीं सर, आपने अभी मुझे मेरे प्रोग्राम में बताया कि कितनी दरखास्तें कहाँ पे रिजेक्ट हुई, क्या हुआ, ये वाले स्टैट्स तो देते ना खोसा साहब। खोसा साहब ने तो कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा मुझे 2-3 दिन का वक्त दे दें। देखिए मैं पहली तो बात है, मुझे अफसोस और दुख इस बात के हवाले से होता है कि अभी इलेक्शन के कागजात दाखिल किए जाए या ये सारा डाटा इकट्ठा किया जाए या इन सारी चीजों को देखा जाए। देखना ये है कि ये सारी चीजें जो है ना, जितनी भी हैं, इनको उसके रिकॉर्ड के मुताबिक देखना है। अब हमारे पास जितना डाटा अवेलेबल है, जितना है, वो सारे का सारा डाटा हम प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कर लेती, कोई देर लग रही थी कि तमाम हाई कोर्ट डाटा मंगवा लेती। सर अच्छा, ये अच्छा है कि आप लोगों का हिस्से का काम जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट कर लेती। मेरे पास वक्त जी, उन्होंने मुफ्त करना है, उन्होंने कोई एहसान करना है हमारे ऊपर। हाँ। उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगनी है, मुतल्लिका महकमे ने इन्फॉर्मेशन दे देनी है। चले सर, वक्त खत्म हो गया, वरना मैं आपसे मजीद जरूर बात करती। वो तो ऐसा उन्होंने तो एहसान नहीं करना, लेकिन लतीफ खोसा साहब जो है वो अपनी जमात पर एहसान कर सकते थे, या कोई भी वकील जो है वो अपनी जमात पर एहसान कर सकता है अगर वो तैयारी करके चला जाए। बहुत शुक्रिया आपका अजहर सिद्दीक साहब, आपके वक्त के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। जी व्यूअर्स, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद है सेनेटर कोहदा बाबर बलूचिस्तान अवामी पार्टी से। सेनेट में आने वाली करारदाद बड़ा एक मौजूए बहस है, कुछ उस पर बात करेंगे कि क्या वो है सोच, क्या थॉट प्रोसेस क्या था इस करारदाद के पीछे, क्योंकि बड़ी तनकीद की जद में है ये करारदाद। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सेनेटर साहब, क्यों जरूरत पेश आई ईवान का, पार्लियामेंट का अपर हाउस सिर्फ 14 अरकान की मौजूदगी, उसमें से 8 ने वोट किया, खबर चल गई जी कि कसरत राय से अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ये कह रहा है कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए मुल्क के अंदर, ऑफ द हाउस के इलेक्शन नहीं होने चाहिए मुल्क के अंदर। प्लीज इसको करेक्ट करें। वो ये कह रहे हैं हम लोग कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन साजगार माहौल में इलेक्शन होने चाहिए। सिर्फ गुजारिश ये करना चाहती हूँ कि बलूचिस्तान के हालात, खैबर पख्तूनख्वा के जो भी इस वक्त हालात हैं, आगे ले जाने से क्या होगा? आप क्या एक्सपेक्ट करें, कितने दिन आगे ले जाएंगे तो आप समझते हैं कि मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल ठीक हो जाएगी? इतने दिन की बात नहीं कह सकता मैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर पीपल्स पार्टी का को चेयरमैन और पीपीपी जिसको बोलते हैं 4P,
उनका को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब आमिर मीर के प्रोग्राम में बैठकर ये कहें कि आगे पीछे कुछ हो जाए तो उसकी कोई बात नहीं होती। वही पीपल्स पार्टी कभी एक तरफ एक बात कर रही होती है, दूसरी बात कर रही होती है। और हम अगर मुंतखब नुमाइंदे अपने लोगों के अपने इलाकों के ग्रीवेंसेस बताने के लिए जा रहे हैं तो हम पे सवाल उठ रहे हैं। पहली बात ये नहीं, गलत बात है, नहीं होनी चाहिए। करारदाद पेश करना हमारा हक था जो हमने किया। और आप यही तो बात है, आपने फजलुर रहमान साहब का भी इंटरव्यू सुना होगा, वो क्या कह रहे थे, वो यही तो कह रहे थे। सर हम उनसे भी यही सवाल करते हैं सर, जो आपसे सवाल कर रहे हैं। सिर्फ सवाल ये है कि आपने कहा कि बाकी अरकान को किसने रोका था। सर कोई वर्किंग ऑफ द हाउस भी होती है ना, कोई कोरम भी होता है ईवान का, उसको भी फॉलो करना होता है। बाकी लोग नहीं है तो इसका मतलब है इतनी अहम करारदाद जो है वो आप पास कर देंगे और आप कहेंगे मुल्क भर में इलेक्शन उनको डिले कर दें। दो सेनेटर्स बैठते थे, दो सेनेटर्स बैठते थे। रजा रब्बानी साहब चेयरमैन सेनेट होते थे, दो सेनेटर्स बैठते थे और वो पूरा घंटा सेशन चलाते थे। देखें, ये कौरम की निशानदेही करने पे ही उसकी हैसियत खत्म हो जाती है, वो सेशन खत्म हो सकता है। अदरवाइज वो चलता रहता है। यहाँ पर ये रूटीन में रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। और चेयरमैन सेनेट ने जुम्मे की नमाज का वक्फे का ऐलान किया था। तमाम सेनेटर्स वहां मौजूद थे, उनको पता था कि जुम्मे की नमाज और वक्फा भी 1 घंटे का था, नमाज के बाद भी 1 घंटे का वक्फा था। तो सब आ जाते जैसे हम लोग वहां मौजूद थे। सब अच्छा सेनेटर साहब, आपको इस बात का अंदाजा है ना कि जो करारदाद आपने मंजूर की, आप जो मर्जी कहें कि सूरत हाल जैसी भी है, उस करारदाद की कोई खास वो वाली वैल्यू नहीं है कि प्रैक्टिकली उससे कोई फर्क पड़ेगा या इंतखाबात उसकी वजह से डिले हो जाएंगे? फिर तो हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, फिर आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान जिसको फेडरेशन की निशानी जाना जाता है, क्योंकि बाकी जगहों पर तो हमारे बलूचिस्तान और केपीके की इतनी नुमाइंदगी नहीं है। बराबरी की बुनियाद पे नुमाइंदगी तो सेनेट में ही है। तो हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि सेनेट की नुमाइंदगी होते हुए बलूचिस्तान और केपीके की बात नहीं सुनी। तो सर फिर क्या आपको अफसोस के साथ ये भी नहीं कहना चाहिए कि आईने पाकिस्तान को भी आप लोग नहीं सुनते? आईने पाकिस्तान में भी कुछ चीजें लिखी हुई, आप लोग उसको भी डिसरिगार्ड कर रहे हैं। मैं आपको पीपल्स पार्टी वालों के और बाकी लोगों के और हमारी अपने पार्टी की कुर्बानी है। सिराज रईसानी साहब पिछले इलेक्शन में शहीद हुए 100-200 लोगों के साथ, उनके बच्चे भी वहां पे जो शोहदा के हैं वो बैठे हुए अभी इस्लामाबाद में। देखें, हमारे भी शहीद हैं, उनके भी शहीद हैं। क्या हम लोग क्या करें? खुदा ना खास्ता आप मुझे बता दें, अगर इस तरह की कोई वारदात होती है, कोई वाकया पेश आता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसीलिए उससे पहले आपको हम तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, अगर हमें नहीं बिठाते मत बिठाए, हुकूमत खुद बैठे, इलेक्शन कमीशन के साथ बैठे और एक प्लान बताए। हमें एक प्लान बता दे कि भाई इस प्लान के तहत हम आपकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे। हम लोगों को 100 दफा इलेक्शन कराएं, 8 तारीख नहीं, उससे पहले। लेकिन सेनेटर साहब जो बात आप करें ना, जो एतराजात मैंने आप लोगों की करारदाद भी देखी है, फिर उस फॉर्मूला के तहत या इस चीज को अप्लाई करूं उस मंतक को, तो फिर तो इस मुल्क में 2008 में भी इंतखाबात नहीं होने चाहिए थे। सर्दी भी थी, दहशतगर्दी भी अपने अरूज पर थी, 2013 में भी इंतखाबात नहीं होने चाहिए थे। उस वक्त भी जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल और सिक्योरिटी की सिचुएशन थी हम सबके सामने है। बहुत बड़े बड़े नामों की शहादतें उस टाइम के ऊपर भी हुई। बॉम्ब ब्लास्ट इस मुल्क में एक रूटीन होता था, फिर तो इलेक्शन होने नहीं चाहिए यहाँ पर। यही तो अभी आपने मेरी बात खुद ही करी ना, बड़ी बड़ी शहादतें हुई, तो क्या चाह रहे हैं आप लोग? फिर शहादतें हो। मैं तो कह रहा हूं, मैं एक बलूचिस्तान का फर्जन कह रहा हूं आपसे, मुझे इस मुल्क में और शहादतें नहीं चाहिए अपने बंदों की। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि और शहादतें नहीं करवाएं। आपने जिन जिन इलेक्शन का जिक्र किया वहां पाकिस्तान ने अपने सियासतदानों को खोया है। आप बताएं, आप लोग क्या चाहते हैं? दुनिया भर में इंतखाब किसी भी चीज के लिए नहीं रुकता। वो अफनानुल्लाह साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी कहा कि वर्ल्ड वॉर के अंदर भी बरतानिया में इलेक्शन हुआ। ये देखें, ये तो कहने की बात है ना। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर में तो नहीं रह रहे ना, उनको नहीं पता कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमने इलेक्शन कराना है तो हमारा वॉर का क्या सिचुएशन, वो सिचुएशन हमारी नहीं है। आज हम में और बरतानिया में जमीन आसमान का फर्क है। आप ये बात तो हमें देखें, कंपेयर ना करें। सर हम जिस डे एंड एज में रह रहे हैं ना, उस डे एंड एज में दुनिया में इंतखाब करना या नहीं करना ये बहस नहीं होती। हमारे मुल्क में तो अनफॉर्चुनेटली ये बहस है कि खत्म ही नहीं होके दे रही। हम कब कह रहे हैं इलेक्शन नहीं कर रहे हैं बीबी? मैंने आपको अभी तकरीबन सच्ची बात बता रहा हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन जरूर होने चाहिए मुल्क में, और इलेक्शन से पहले ऐसे हालात पैदा करें। आपकी मर्जी की तारीख पर होने चाहिए सर, मौलाना फजलुर रहमान की मर्जी की तारीख पर होने चाहिए? फिर नहीं, हमारी मर्जी की तारीख पे नहीं, सबको मिलकर फैसला करना चाहिए कि किस तारीख पे होनी चाहिए और किस तरीके से होनी चाहिए। अच्छा, एक छोटी सी गुजारिश, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब कहा कि 8 फरवरी पत्थर पर लकीर है, इलेक्शन होगा, उन्होंने साथ में ये भी कहा कि किसी को एतराज है तो वो अपना एतराज बता दें, रजिस्टर करवा दें। क्यों नहीं आप लोग, मैं मौलाना की जमात से कोई मिलेगा उनसे भी जानना चाहूंगी कि आप लोग अपना एतराज लेके अगले दिन क्यों नहीं गए चीफ जस्टिस के पास और उनको क्यों नहीं कहा कि सर पत्थर पर लकीर ऐसे नहीं होती? देखें, आज बाजोड़ में वाकया हुआ है, उससे कुछ दिन पहले
वाकया हुआ है, उससे कुछ दिन पहले तुर्बत में वाकया हुआ है, परसों तुर्बत में वाकया हुआ है। हमें पता था ये वाकया होने वाले हैं। जो हालात और वाकयात होते हैं उस अंदाज से इंसान अपने फैसले लेता है। ऐसे तो नहीं कानून बने, कानून भी वक्त और हालात को देखते हुए ही बने ना। क्यों नहीं करा इलेक्शन? 16 महीने जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, मेरा सवाल है आपसे, क्यों नहीं कराया इन्होंने इलेक्शन केपीके में और पंजाब में? सर ये तो आप मुझे जवाब दें। पीडीएम हुकूमत की सारी जमातें, सब लोग जो है वो हुकूमत का आप लोग हिस्सा थे। आप लोगों ने क्यों, आप लोग जिससे भी हम उस वक्त हुकूमती नुमाइंदे से इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी ये सवाल करते थे, वो कहते थे जी नहीं पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन होने चाहिए, हम इस बात के कायल हैं, इसलिए नहीं होने चाहिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। मैं इसीलिए तो सवाल कर रही हूँ कि आप सारी सियासी जमातें क्यों ऐसा लगता है कि इलेक्शन से फरार चाहते हैं? आप भले कहें कि आप इल्तवा चाहते हैं, लेकिन लगता यही है कि फरार चाहते हैं। कोई भी सियासी जमात अगर इलेक्शन कराएगा नहीं, हुकूमत में जाकर अपने लोगों की खिदमत नहीं करेगा, तो वो सियासी जमात का वजूद ही खत्म हो जाता है। कोई भी सियासी जमात इलेक्शन से फरार का रास्ता कभी नहीं अपनाएगी। हाँ, अलबत्ता वक्त और हालात को देखते हुए सियासी जमातें फैसला जरूर करती हैं। सियासत और जमहूरियत का यही हुस्न है कि उसमें आपने वक्त और हालात को देखकर ही फैसले करने होते हैं जो मुल्क और कौम के लिए फायदेमंद हो। और मुल्क और कौम के लिए फायदेमंद यही है कि इस मुल्क में 2018 सर, लेकिन मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे। सर, आप चीफ जस्टिस साहब के पास क्यों नहीं गए? आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? करारदाद लाने से बेहतर नहीं था कि आप उस दिन एतराज लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते? वक्त ये हालात हमें नहीं लग रहे थे कि इस तरह बद से बदतर होते जाएंगे। 15-20 दिन पहले भी आपको नहीं लग रहे थे कि हालात बदतर होते जाएंगे? नहीं, हमें क्यों, हम लोग कोई नजूमी है जिनको पता चले कि कल क्या होने वाला है। लेकिन ये है कि हमें जिस तरह से हालात का पता चलता रहा उसी तरह से हम आके बातें कर रहे हैं। अच्छा सर, ये उमैर नियाजी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उन्होंने जब आरओज और डीआरओज का मसला उठाया था, लाहौर हाई कोर्ट वो गए थे, तो वो फैसला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि ये उमैर नियाजी साहब बादियों नजर में लगता है कि ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं, क्योंकि अदालत कह चुकी है कि इलेक्शन वक्त पर होगा और ये को जो टैक्टिक्स अप्लाई कर रहे हैं इससे लगता है इलेक्शन डिले हो जाएगा। सर, फिर अगर वो फॉर्मूला अप्लाई किया जाए तो फिर ये सारे सेनेटर्स भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब नहीं हुए? सर, आप लोग सेनेटर्स ने जी फ्लोर ऑफ द हाउस में बैठ के एक करारदाद पेश की है जो आईनी और कानूनी है। और आईनी और कानूनी काम करने के बाद कोई भी किसी बंदे को सजा मिल जाए तो फिर अल्लाह हाफिज है। बिल्कुल ठीक है, चलें, वक्त खत्म हो गया। मैडम, मैं आपसे मजीद जरूर बात करती। आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। व्यूअर सेंटर कोदा बाबर हमारे साथ मौजूद थे। हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि जो करारदाद लाई गई है इसके पीछे क्या वजह है। सेंटर कोदा बाबर साहब का ये कहना है कि मौलाना हमारे मौक़िफ़ की हिमायत कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि इस करारदाद ने उनके मौक़िफ़ की हिमायत की। इस पर भी बात करेंगे आगे चल के प्रोग्राम में। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे हमने कहा था कि कुछ बात करेंगे जो सेनेट की करारदाद है उसकी, जो मौलाना फजल रहमान का जो कहना है कि उनके मौक़िफ़ की उसने तायीद की, उसके हवाले से भी आज के दिन एक बड़ा फैसला आया, उसके हवाले से भी बात करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम से मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ताहयात नाअहली जो फैसला है वो आ गया है सामने, किस तरीके से देख रहे हैं सर उसको? मियां नवाज शरीफ साहब भी अब अहल हो गए हैं, बड़ी बहस थी कि 2024 का इलेक्शन वो कैसे लड़ सकते हैं, और इन प्रिंसिपल आप इस बात को किस तरीके से देख रहे हैं? आप इत्तेफाक करते हैं आज के फैसले से? खैर, बहरहाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताहयात नाअहली तो ठीक नहीं थी और बहुत सारे ममालिक के अंदर ताहयात नाअहली नहीं है। नाअहली जो होती है वो 2 साल के लिए, 4 साल या कम से कम एक टर्म के लिए होनी चाहिए। तो ताहयात की बात से लग रहा था कि यहाँ अदालत नहीं आदिल बोल रहा है या उसका ज़हन काम कर रहा है। अगर आज अदलिया ने अपनी उस गलती की इस्लाह की है तो इसको वेलकम करना चाहिए। ताहयात किसी को नाअहल नहीं बनाना चाहिए, किसी को नाअहल नहीं बनाना चाहिए। सर, मुल्क में 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए जो तैयारियां हो रही हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं, हम बार बार देख रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से, मौलाना फजल रहमान की तरफ से कभी कोई ना कोई वजह बनाकर ये कहा जा रहा है कि इलेक्शंस को आगे कर दिया जाना चाहिए। सेनेट में अभी ये करारदाद भी आई, मौलाना ने फिर कहा जी कि ये तो मेरे ही मौक़िफ़ की तायद है। सर, आप लोगों को क्या लगता है इलेक्शंस को कुछ आगे ले जाने से जिन मसाइल का आप लोग हवाला दे रहे हैं वो कैसे खत्म हो जाएंगे? खैर, ये तो सिक्योरिटी इदारे ही बताएंगे। हमें एक मसला दरपेश है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। हम ऐसे मफरूज़े तो नहीं बना रहे, वाक़यात हो गए हैं। यानी मौलाना फजल रहमान साहब के काफिले पर हमला हुआ
हाफिज हमदुल्ला साहब पर हमला हुआ, अभी तक वो जख्मी हैं। बाजौड़ के वाक़े के अंदर 50 लोग शहीद हुए और 135 लोग शदीद जख्मी हुए। और जहां मौलाना फजल रहमान साहब बिलोंग करते हैं, टांग डरेसबीर खान, वहाँ एक हफ्ते में 10-10 बम धमाके होते हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब को एक थ्रेट था और उनके बेटे को भी अब लेटर मिला है, उनको भी थ्रेट है। तो जब हमारे लोग जा नहीं सकेंगे तो हम तो ये बात अपनी मुश्किल को तो कौम के साथ शेयर करेंगे। सर आप बाइकआउट क्यों नहीं करते इलेक्शन का अगर इस तरह के मामलात हैं? अगर ये बहुत जरूरी है इलेक्शन, लेकिन हमें तो अपनी जान भी अजीज है ना। तो अगर बिलफर्ज होते कि हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो किस तरह फिर इलेक्शन होंगे। तो हम कह रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी फराहम की जाए। और जब तक आप मौलाना के काफिले पर हमले का हवाला दे रहे हैं, कौन से वाले हमले का हवाला दे रहे हैं? जो अभी हाल में खबर आई थी तो वो तो सर बाद में तरदीद भी आ गई थी कि हमला नहीं हुआ, वो मौलाना तो मौजूद ही नहीं थे, ना वहां पर थे, वो तो पुलिस चौकी पर हमला हुआ था। तो काफिले पे हुआ ना, तो मौलाना साहब मौजूद नहीं थे तो हमें तो उनके मौजूदगी का इंतजार नहीं करना चाहिए ना। सर पुलिस चौकी पर हमला हुआ, वो बाद में बल्कि आपके अपनी जमात की तरफ से भी इस बात की वजाहत आई। मैं अब किस तरह आपको समझाऊं, मैंने बहुत सारी बातें की, एक बात तो नहीं की। इसके अंदर आप इसको प्लस कर देना, यानी इस पर आपको शक है तो क्या बाजौड़ का हमला नहीं हुआ और 50 लोग शहीद नहीं हुए, 135 लोग शदीद जख्मी नहीं हुए, हाफिज हमदुल्ला साहब पे हमला नहीं हुआ? लेकिन फिर मुफ्ती साहब सवाल वहीं आ जाता है ना, आप लोग फिर इसके ऊपर कोई वाज़ेह पॉलिसी क्यों नहीं अपनाते? ना इलेक्शन का बाइकआउट कर रहे हैं, ना इलेक्शन वक्त 8 फरवरी को होने की जो है वो मुकम्मल तौर पर हिमायत कर रहे हैं। फिर कोई एक तरफ तो सर आप लोगों को लाइन क्लियर करनी चाहिए ना। एक ही तरफ हम जिंदगी की भीख मांग रहे हैं, एक ही तरफ है और क्या है। हमें ये हक हासिल है जीने का और हम ये हक रखते हैं कि हम जलसे में जाएं, बयान करें, वापस आए इत्मीनान से और हम पर कोई बम धमाका ना हो। अब ये हमारा सर 8 फरवरी का जो इलेक्शन की तारीख है, इससे आप समझते हैं कितना आगे हो जाए तो मामला ठीक हो सकते हैं? मार्च में सेनेट का इलेक्शन होना है, एक महीने सवा महीने के अंदर, तो जो आप जिन चीजों की तरफ इशारा करें मेरा ख्याल है वो फिक्स नहीं हो सकते। तो फिर इलेक्शन कब हो सर आपके ख्याल में? ये तो वो लोग बताएंगे जो सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं। हमारे ख्याल में तो महीने 1.5 महीने के अंदर ही ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो आप समझते हैं कि 1-1.5 महीने के लिए इलेक्शन जो है उसको डिले कर देना चाहिए? जी। सर क्या मौसम की जो का हवाला जो मौलाना फजल रहमान दे रहे हैं, जो सिक्योरिटी के हवाले भी आपने दिए हैं, सवाल तो सर फिर है ना कि क्या 2008 में इससे ज्यादा खराब सूरत हाल नहीं थी, 2013 में इससे ज्यादा खराब सूरत हाल नहीं थी? क्यों ऐसा है कि इसी इलेक्शन को हम देख रहे हैं कि मुसलसल आगे धकेलने की कोशिश की जा रही है? ये जो हमने मौसम की बात की, ये तो हमारी एक इजाफी दलील थी ना। हमारी मरकजी दलील तो हमें तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, वो सीरियस इशू है। लेकिन ज़ाहिर जब कोई लोग हमारी ये बात नहीं सुनते तो वो कहते हैं देखिए जी इन्होंने तो मौसम की बात भी कर ली। तो मौसम तो हमारी एक इजाफी दलील थी, मरकजी दलील तो हमारे रहनुमाओं पर होने वाले हमले हैं। अगर हमलों के अंदर हम जाएंगे तो हमें नुकसान होगा और अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे बगैर इलेक्शन पर फिर भी एक सवालिया निशान होगा। अच्छा, तो हम जी इतना डिले हो जाए कि ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। अच्छा सर, ये मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इलेक्शंस को हम पर मुसल्लत किया जा रहा है। सर कौन मुसल्लत कर रहा है इलेक्शंस आप पर? फिलहाल तो लग रहा है कि चीफ जस्टिस मुसल्लत करें, जो कह रहे हैं कि पत्थर पे लकीर है। तो सर जब एक चीज आइन के और कानून के मुताबिक करवानी हो तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और क्या कहना चाहिए था सर? पत्थर पर लकीर नहीं कहेंगे तो किस तरीके से इस मुल्क में जो जमहूरी निज़ाम है वो दोबारा से नए सिरे से आगाज उसका होगा? हम लोगों ने जमहूरियत के अंदर गवर्नमेंट जब तक नहीं आएगी ये सिलसिला कैसे आगे चलेगा? हाँ ना, जो आप बाद में समझा रही हैं वो आप खुद समझने की कोशिश करें। आइन तो 90 दिन का कह रहा है, जो 90 से 91 दिन हो गए तो मावराए खिलाफ वर्जी तो हो गई। अब हम कहते हैं कि अब आप 90 पे नहीं करा सकते, 91 पे कराते हैं या 1 महीना 2 महीने बाद करते हैं, तो इसमें क्या कबाहत है? कौन सी आसमान गिर जाएगा या कोई मुसीबत आ जाएगी? एक दफा आपने आमीन के पॉइंट को तो क्रॉस कर दिया, जब क्रॉस कर दिया तो हमारी बात भी उसमें सुन लें, उसके अंदर एडजस्ट कर रहे हैं, ऐसी कोई बुरी बात तो नहीं। सर आप लोग अदालत के फैसले के खिलाफ बात कर रहे हैं बार बार, आपको नहीं लगता तौहीन अदालत कर रहे हैं? नहीं, अदलिया को तो हम मानते हैं, हम जज को तो नहीं मानते ना। जज तो गलतियां करता है, वो तो इंसान होता है।
वो गलत फैसले भी करता है, उसके खिलाफ खुद वो अपील करते हैं ना, हाई कोर्ट का जज फैसला करता है तो उसको आपको हक हासिल है कि आप जाएं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये फिर तौहीन अदालत तो नहीं हुई ना, अदालत ने खुद रास्ता दिया है। और अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है तो नजरसानी की दरख्वास्त भी तो होती है ना, तो नजरसानी की दरख्वास्त को तौहीन अदालत तो नहीं कहा जा सकता। इस फैसले के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये सवाल बल्कि किया था कि अगर किसी को एतराज है तो वो अभी सामने आ जाए। आप लोग क्यों अगले रोज दरखास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं गए? जाना चाहिए था। हमें उनके सामने खड़े होने के अंदर कोई शौक नहीं है, और हम सिक्योरिटी इदारों से कहते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, और इलेक्शन देते हो तो माहौल भी दो। सर मुल्क के चीफ जस्टिस हैं, आप कह रहे हैं आपको शौक नहीं है उनके सामने खड़ा होने का? हाँ ना, चीफ जस्टिस के सामने जाना जरूरी तो नहीं होता। चीफ जस्टिस जितना मानना चाहिए उतनी ही मानते हैं ना। हम तो सिक्योरिटी इदारों के सामने अपनी बात करते हैं कि अगर इलेक्शन देना है तो आपने माहौल भी देना है, और अगर आप माहौल नहीं दे सकते तो इलेक्शन को पीछे करें, तो माकूल बात हम कर रहे हैं। सर 1-1.5 महीना आगे करने के अंदर वैसे इस बात की कोई मंतक समझ में नहीं आती। इस वक्त तनकीद आप लोगों पर यह है कि आप लोगों की अपनी 16 महीने की कारकर्दगी इस काबिल नहीं है कि आप लोगों के पास जा सके, तो अब आप इधर उधर की चीजों को दलील बनाकर इलेक्शन को आगे करवा रहे हैं। ठीक है, 1-2 महीनों के बाद भी तो हम कारगुजारी को धोते नहीं सकेंगे ना, उसके बाद आप अपनी बड़ास निकाल लें। हम ये कहते हैं कि जरूरी है कि एक हादसा हो जाए जिस तरह बेनजीर भुट्टो के साथ हादसा हुआ, ये कोई जरूरी है? जब ये जरूरी नहीं है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी को शहीद कर या इलेक्शन को डिले कर दें लोग। तो हमारी राय ये है कि यार बगैर शहादत के आप डिले करो, इसमें क्या बात है? चले मेरे पास वक्त खत्म हो गया, मजीद इस पे जरूर बात करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना यह था कि कोई बड़ा हादसा हो जाए क्या हमें उसका इंतजार करने की जरूरत है? हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी सूरत हाल को सेटल डाउन कर लिया जाए, इलेक्शंस को सिर्फ उस वक्त तक के लिए आगे कर दिया जाए। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।